हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू IQ नर्चर। IQ नर्चर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। पिछले क्लास में हमने बात की थी परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में। पिछले क्लास में हमने क्या बात की थी? परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में। हमने ये परसेंटेज कंपोजिशन किसका होता है? तो हमने बात की थी कि परसेंटेज कंपोजिशन हम निकाल रहे हैं किसी कंपाउंड में डिफरेंट डिफरेंट एटम्स का या एलिमेंट्स का। तो हम लिख सकते हैं ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स का हम परसेंटेज कंपोजिशन निकाल रहे होते हैं। ठीक है। और परसेंटेज कंपोजिशन में पिछले दिन हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि आपको बताना है कि आपके पास H2O है, वाटर है, तो इसमें हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज कंपोजिशन है। ठीक है, हमने ये आपको क्वेश्चन लास्ट क्लास में दिया था। तो परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालते थे? तो परसेंटेज कंपोजिशन के लिए निकालने के लिए एक फार्मूला था, और वो फार्मूला क्या था कि जिसका आप निकाल रहे हैं उसका वेट। सपोज कि परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन निकाल रहे हो आप, तो हाइड्रोजन वेट या मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे में यहां होता था टोटल मास ऑफ, ठीक है, मॉलिक्यूल। जो भी आपका मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल कौन है? H2O। टोटल मास ऑफ H2O इनटू 100। ठीक है, तो यहां पे मास ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया जी? मास ऑफ हाइड्रोजन, एक एटम का मास होता है 1, यहां 2 एटम है तो टोटल 2 हो गया। और टोटल मास कितना हो गया? 2 हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का 16, तो 18 हो गया इनटू 100। कैलकुलेट करके जितना आ जाए। ठीक है, उसी तरीके से यदि हमें परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, तो इस फार्मूले में मास, बस ऊपर में मास ऑफ ऑक्सीजन रखेंगे। मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 16 डिवाइडेड बाय टोटल तो 18 ही रहेगा इसका, इनटू 100, तो वो हो जाएगा उसका परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन। हमने पिछले क्लास में बात की थी कि अनटिल इट इज क्लियरली स्टेटेड इन द क्वेश्चन कि हमें परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मास परसेंटेज नहीं, मुझे मोलर परसेंटेज कंपोजिशन चाहिए, तब तक हम मास परसेंट ही निकालेंगे। केवल परसेंटेज कंपोजिशन भी लिखा रहेगा तो हम मास परसेंटेज ही निकालेंगे, मोलर परसेंट नहीं या वॉल्यूमेट्रिक परसेंटेज नहीं। हाँ, क्वेश्चन में यदि लिखा हो कि हमें मोलर परसेंट चाहिए, तो उस समय हम यहां देखेंगे कि 2 एटम है हाइड्रोजन के, एक है ऑक्सीजन का, तो हाइड्रोजन का यदि निकालना होता तो 2 डिवाइडेड बाय टोटल है 2 और 1 3, तो 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 100 करते, यदि हमें मोलर परसेंटेज चाहिए होता तो। लेकिन यहां पे हमें क्या चाहिए? मास परसेंट चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हम मास परसेंट ही निकालेंगे। ठीक है ना, ये बात हमने पिछले क्लास में की थी। अब आ जाते हैं अपने आज के टॉपिक पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, क्या है? एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखो, पढ़ाई बिल्कुल आराम आराम से करने की चीज है। इसमें घबरा करके बहुत तेजी से यदि पढ़ाई करने की कोशिश करोगे, कहने का मतलब यह है कि यदि ऐसा चाहोगे कि एक ही दिन में सारी की सारी पढ़ाई कर लें, उस चक्कर में मुंह के बल गिरोगे। तो डेली थोड़ी थोड़ी करके सीखो और इतना इंश्योर करो कि जितना आपने सीखा है उतना आपको समझ लग गया, अब वो आपका अपना हो गया। ऐसे बातें लिखी हुई किताबों में बहुत है,
यूट्यूब पे लेक्चर देखोगे सब कुछ का है डाला हुआ यूट्यूब पे, लेकिन बात यह है कि वो आपका अपना नहीं है। आपका अपना वही है जो आप समझ लेते हो, ठीक है। तो कोशिश करो कि जितना पढ़ें उतना समझ लें, ठीक है। आज की हमारी जो टॉपिक है वो है एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर, सॉरी एम्पिरिकल, हाँ, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। ये है हमारा आज का टॉपिक। इसके बारे में हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। ये दोनों जो फार्मूले हैं, हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल के फार्मूले के बारे में, ठीक है, कंपाउंड का। ये जो फार्मूले हैं दोनों के दोनों, ये कंपाउंड के फार्मूले हैं। फार्मूले किसके हैं? ये कोई मैथमेटिकल फार्मूला नहीं है, ये फार्मूला है कंपाउंड का। तो फार्मूले किसके हैं? एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये दोनों के दोनों किसी न किसी कंपाउंड के फार्मूले, ठीक है। मैथमेटिक्स वाले फार्मूले नहीं है ये, ठीक है ना। बात यह है कि समझना है कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। कंपाउंड के दो फार्मूले हो सकते हैं, एक हो सकता है एम्पिरिकल फार्मूला, एक हो सकता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूले के बारे में हम पहले से जानते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है कि जब कोई मॉलिक्यूल फॉर्म होता है तो डिफरेंट डिफरेंट एटम्स आ करके एक रेशियो में ज्वाइन हो जाते हैं, तो एक पार्टिकल का, ठीक है, एक पार्टिकल का निर्माण होता है। उस पार्टिकल को हम मॉलिक्यूल कहते हैं। तो उस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं, जिसके जिसके, वो सिंपली लिख दो, उस चीज का वो मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि H2SO4, H2SO4 में हाइड्रोजन के 2, सल्फर के 1 और ऑक्सीजन के 4 एटम प्रेजेंट होते हैं। सिंपली हमने H2SO4 लिख दिया, बन गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। लेकिन फिर ये एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, ये समझने वाली चीज है। जब हम एम्पिरिकल फार्मूला समझ जाएंगे तो हम एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूले के डिफरेंस, दोनों के बीच के अंतर के बारे में भी समझ जाएंगे। एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला का डेफिनेशन की बात करें तो आपके एनसीईआरटी में एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखी हुई है। क्या डेफिनेशन लिखी हुई है? लिखा हुआ है आपकी एनसीईआरटी में कि एन एम्पिरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। एन एम्पिरिकल फार्मूला represents the simplest whole number ratio of whole number ratio of various atoms present in a compound. Various atoms present in a compound. Whereas the molecular formula, shows the exact number of आगे क्या लिखा हुआ? एग्जैक्ट, shows exact number of different types of atom present in a molecule. Different types of atoms present in a molecule of a
कंपाउंड। देखो बातें मैंने क्या बताई दोनों में, एम्पिरिकल फार्मूले में भी कंपाउंड के बारे में बातें की जा रही है और मॉलिक्यूलर फार्मूले में भी कंपाउंड के बारे में ही बात की जा रही है। एम्पिरिकल फार्मूला यहाँ पे भी बातें की जा रही है कंपाउंड की, और मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पे भी बातें की जा रही है कंपाउंड की। तो ये जो दोनों फार्मूले होते हैं वो एक कंपाउंड का फार्मूला होता है। ठीक है, हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, हमारे पास वाटर है, सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, कोई भी एक कंपाउंड होगा, उसके दो फार्मूले हो सकते हैं। एक हो सकता है एम्पिरिकल फार्मूला और एक हो सकता है आपका कंपाउंड का यदि फार्मूला है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है इसे ध्यान से पढ़ो। एन एम्पिरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड में जो एटम्स जो प्रेजेंट होंगे उन एटम्स को सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में आप रख दो, रेशियो में, तो वो उस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला कहलाएगा। और यहां मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या कहता है कि यहां पे सपोज बहुत सारे एटम्स हैं एक कंपाउंड में, उन एटम्स के एग्जैक्ट नंबर को रखना है तो आपको जो मिलेगा वो मॉलिक्यूलर फार्मूला मिलेगा। ठीक है, एटम्स की संख्या को यदि एग्जैक्टली आपने रखा जितना है एक मॉलिक्यूल में, कंपाउंड में, तो वो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाएगा। और एग्जैक्ट ना रख करके उसके रेशियो को सिंप्लीफाई करके हमने रखा तो वो उसका एम्पिरिकल फार्मूला कहलाएगा। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप ले लो इथेन। इथेन क्या होता है? इथेन होता है जिसमें दो कार्बन वाला, एक्चुअली ये है दो कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन, दो कार्बन वाला क्या होता है C2H6 को इथेन कहते हैं। ठीक है, मतलब इथेन के एक मॉलिक्यूल में कार्बन के 2 और हाइड्रोजन के 6 एटम्स होते हैं, ये कहलाता है इथेन। तो ये एग्जैक्टली कार्बन के 2 हाइड्रोजन के 6, तो ये इसका इथेन का एक्चुअली ये मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाएगा। लेकिन जरा इस रेशियो को देखो, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है। कार्बन और हाइड्रोजन का यदि मैं रेशियो निकालना चाहूं तो ये है 2:6। इसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है, यदि मैं 2 से कट करूं तो ये 1 टाइम में और ये 2 से 3 टाइम में कट हो गया। तो यानी कि ये रेशियो सिंप्लीफाई होकर के 1:3 आ गया। यानी कि इस फार्मूले को हम लिख सकते हैं C1 कार्बन हाइड्रोजन 3। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं CH3। ध्यान से इस चीज को देखें, मॉलिक्यूलर फार्मूले में एग्जैक्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स लिखे होते हैं, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स लिखे होते हैं। यहां कार्बन के 2 एटम, हाइड्रोजन के 6 एटम, तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाएगा। लेकिन रेशियो को हमने यदि सिंप्लीफाई कर दिया, सिंप्लीफाई कहने का मतलब है यह है रेशियो, कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो है 2:6। क्या यह सिंप्लीफाई हो सकता है? सिंप्लीफाई कहने का मतलब है कट पीट करके और छोटा हो सकता है, तो आंसर है हाँ। 2 और 6 को हमने 2 से कट किया तो 1 टाइम में 2 से कट हो गया, 3 टाइम्स में 6 कट हो गया। तो ये 2:6 सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया 1:3। यानी कि कार्बन यदि 1 है तो हाइड्रोजन कितना है? 3 है। तो मैं इसको लिख सकता हूं CH3। तो ये जो है ये बन गया आपका एम्पिरिकल फार्मूला। क्या बन गया? एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला की जरूरत क्यों हो गई? जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो हम इस चीज को देखेंगे। लेकिन जरा ध्यान से देखें इस चीज को,
यदि एग्जैक्ट नंबर लिखा हो एटम्स का, एग्जैक्ट नंबर लिखा हो एटम्स का, तो वो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। और एटम्स के नंबर को हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया उसके रेशियो को, तो जो मिलता है वो हमें मिलता है एम्पिरिकल फार्मूला। और जब एग्जैक्ट होता है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, इसको और एग्जांपल, अच्छे एग्जांपल से देखें। और भी एग्जांपल यदि हम देखें मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला का, तो थोड़े से अच्छे तरीके से समझ लगेगा। एग्जाम्पल है, आप ले लो हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है जी? H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। एग्जाम्पल में ले लेता हूं हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है, किसे कहते हैं? H2O2 को हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं। तो यानी कि H2O2, जब ये फार्मूला हमने लिखा, इस फार्मूले में हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 2 होते हैं एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स एक मॉलिक्यूल में। तो इस फार्मूले को हम कहेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, और यदि इसके रेशियो को सिंप्लीफाई कर दिया, सिंप्लीफाइड रेशियो क्या है जी? रेशियो हम बात करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है? हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 2, तो 2:2। क्या ये रेशियो और सिंप्लीफाई हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 2 से दोनों को कट कर दो तो 1:1, यानी कि 1:1। यानी कि हाइड्रोजन यदि 1 है तो ऑक्सीजन भी 1 है। तो इस फार्मूला को हम सिंप्लीफाइड करके हम लिख सकते हैं HO। और ये जो फार्मूला है ये एम्पिरिकल फार्मूला कहलाएगा। ये फार्मूला कौन सा कहलाएगा जी? एम्पिरिकल फार्मूला कहलाएगा। ठीक है, तो यहां से एक बार फिर से अच्छे तरीके से इसे समझ लो कि यदि एटम के एग्जैक्ट नंबर लिखे हो फार्मूले में तो वो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाएगा। और यदि रेशियो को सिंप्लीफाई करके यदि लिखा हो, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा हो, तो वो एम्पिरिकल फार्मूला कहलाएगा। सिंपल है, इतना ही है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो हम इसे एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को आखिर जरूरत क्यों पड़ी एम्पिरिकल फार्मूला का, है ना? मॉलिक्यूलर फार्मूला था, अच्छे से काम तो चल ही रहा था, क्या दिक्कत हो गई थी? ठीक है ना? तो जरूरत कुछ ना कुछ तो कारण होगा एम्पिरिकल फार्मूला का, है ना? तो एक एग्जाम्पल से जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो चीजें अच्छी तरीके से समझ लगेगी। ठीक है ना? एक क्वेश्चन है, ये आपके PYQ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? An organic compound contains an organic compound contains 80% carbon and remaining हाइड्रोजन। ठीक है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन और हाइड्रोजन उसमें 2 है, तो यानी कि हाइड्रोकार्बन है। और 80% कार्बन है, रिमेनिंग हाइड्रोजन है, यानी कि 20%। हाइड्रोजन कितना है? 20%। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द एम्पिरिकल फार्मूला, फाइंड द एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, आपके पास ऑप्शन में दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है CH, CH2, CH3, CH4। ए में है CH, बी में है CH2, सी में है CH3 और डी में है CH4। ध्यान से देखो इस चीज को। होता क्या है कि लैब में जब हमें चीजें पता नहीं होती है तो हम क्या करते हैं? सिंपली लैब में जाकर के एक्सपेरिमेंट करते हैं।
और जब हम लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो हमें सिर्फ इतना पता लगाया जा सकता है कि सपोज एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड को हमने ब्रेक किया, दो चीजों से मिलकर के बना था, हाइड्रोजन और कार्बन। तो दोनों चीजों को जब हमने ब्रेक किया, और ब्रेक करके ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, उन दोनों का मास जो है हम मेजर कर सकते हैं। यहां पे भी देखो, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 80% कार्बन एंड रिमेनिंग हाइड्रोजन। ठीक है, तो क्या किया गया है कि लैब में गए कोई साइंटिस्ट, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करके कार्बन और हाइड्रोजन को दोनों को अलग किया और देखा कि जो मास ऑफ कार्बन है वो 80% है। यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे 80% कार्बन डायरेक्टली लिखा है, यहां पे ये नहीं कहा गया है कि मास परसेंट ऑफ कार्बन इज 80%। मैंने कहा था आपसे कि क्वेश्चन में जब नहीं बताया गया हो कि ये परसेंटेज किस चीज का है, तो हम मान करके चलेंगे कि ये परसेंटेज एक्चुअली मास का ही है, किसी दूसरे चीज का परसेंटेज नहीं है ये। ठीक है ना। तो यहां की 80% जो दिया हुआ है कार्बन, ये एक्चुअली आपको मास परसेंट दिया है। किसका दिया है? द्रव्यमान का परसेंट दिया है। ठीक है ना। और बाकी 20% आपका इसमें आ गया हाइड्रोजन। अब उन्हें पता नहीं है कि ये जो मॉलिक्यूल है ये किस टाइप का है, लेकिन यहां से एक चीज पता लगाई जा सकती है कि कार्बन और हाइड्रोजन सिंपलेस्ट रेशियो में किस तरीके से है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको जरा क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व करता हूं, आपको धीरे धीरे ऑटोमेटिक समझ लगेगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो इस चीज को। यहां पे दिया गया है मास, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूले में एक्चुअली जो रेशियो होता है, जैसे कहीं पे लिखा हो कि सपोज CO2 लिखा हो, तो यहां पे कार्बन का 1 मास और ऑक्सीजन का 2 मास ऐसा नहीं लिखा है। यहां पे लिखा है कि कार्बन का 1 मोल, ऑक्सीजन का 2 मोल, कार्बन का 1 एटम, ऑक्सीजन का 2 एटम, कार्बन का 1 डजन एटम, ऑक्सीजन का 2 डजन एटम, कार्बन का 1 मोल ऑफ एटम, ऑक्सीजन का 2 मोल ऑफ एटम। यानी कि ये जो रेशियो लिखा है 1:2, एक्चुअली ये नंबर ऑफ एटम्स का है, या तो हम इसे दूसरे शब्दों में कह लें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स का है। यानी कि ये मोलर रेशियो दिया है। ठीक है ना। लेकिन हमें दिया क्या है यहां पे क्वेश्चन में? मास का रेशियो। तो यदि हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला या एम्पिरिकल फार्मूला कुछ भी चाहिए, तो मुझे मोल का रेशियो चाहिए, और जब मुझे मोल का रेशियो चाहिए तो मास को मुझे पहले मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे? मास, इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से इस चीज को, ये कंपाउंड है, दो चीजों से मिलकर के बना हुआ है। पहला है कार्बन, ठीक है, और दूसरा है हाइड्रोजन। ठीक है, इसका दिया हुआ है आपको मास, मास दिया हुआ है। सपोज पहले इस क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन जब हम सोल्व करते हैं तो उस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, एक बेसिस, एक आधार मान लेते हैं। मैथमेटिक्स में करते थे ना कि लेट, ठीक है ना, वहां भी, यहां पे भी उसी तरीके से करेंगे कि सपोज यदि हम 100 ग्राम ऑफ सैंपल मान लेते हैं, लेट द सैंपल बी 100 ग्राम, कि ये जो सैंपल जो भी दे रखा है वो 100 ग्राम है। ठीक है, तो मास 80% कार्बन है, तो यानी कि हम कह सकते हैं ना कि 80 ग्राम इसमें से कार्बन हो गया, और 20% यदि हाइड्रोजन है तो हम कह सकते हैं कि 20 ग्राम हमारा हाइड्रोजन हो गया। टोटल यदि 100 ग्राम है, उसमें से 80% कार्बन, तो 80 ग्राम कार्बन, 100 ग्राम में से 20% हाइड्रोजन, तो 20 ग्राम हाइड्रोजन। तो मास निकल गया। अब हमें चाहिए नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे चाहिए निकलेगा? हमने मोल कॉन्सेप्ट में किया है। मोल कॉन्सेप्ट में क्या किया है? हमने बताया था कि यदि मास दिया हो, वॉल्यूम दिया हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हो, तो किस तरीके से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं। मास दिया हो तो सिंपली हम क्या करते हैं कि मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक या मॉलिक्यूलर वेट से हम उसे डिवाइड कर देते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स चला आता है। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए कार्बन एटम का, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए कार्बन एटम का, और नंबर ऑफ मोल्स चाहिए हाइड्रोजन एटम का। तो यहां पे नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या कहेंगे? गिवन वेट,
गिवन वेट हो गया आपका 80 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट नहीं, यहाँ एटॉमिक वेट। क्यों? क्योंकि कार्बन एटम की बात हो रही है, तो कार्बन एटम का, एक एटम का वेट होता है 12। और यहाँ पे नंबर ऑफ, यदि मुझे चाहिए हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, हाइड्रोजन का गिवन मास डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट। तो हाइड्रोजन का गिवन मास हो गया 20 और एटॉमिक वेट हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 20 डिवाइडेड बाय 1 20। ठीक है। और यहां इसको जरा देखें तो ये हो जाएगा 12 25 60, 12 छक 72, 6 और 72 फिर से बच गया 8, तो 80 6.66। ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन आ गए 6.66 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आ गया 20। यानी कि मोल्स में ये 6.66 और 20 के रेशियो में है। तो रेशियो को हम जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। रेशियो क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन का यदि मैं रेशियो की बात करूं तो कार्बन यदि 6.66 है, कार्बन यदि 6.66 है तो हाइड्रोजन कितना है जी? 20। सवाल यह है कि यह कटेगा क्या? 76 18 और 76 18, हाँ ये लगभग 3, मतलब नॉट एग्जैक्टली 3 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन 6.66 से यदि मैं कट करूं तो ये 1 टाइम्स में और ये 3 टाइम्स में कट हो जाएगा। यानी कि ये रेशियो सिंप्लीफाई होकर के 1:3 में आ गया। ठीक है। यानी कि कार्बन हाइड्रोजन का, और एम्पिरिकल फार्मूले में क्या चाहिए होता था? सिंप्लीफाइड फॉर्म में रेशियो ही तो चाहिए। रेशियो ऑफ किसका? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स का या रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स का। ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल एटम, यदि नंबर ऑफ एटम इसके 1 और 3 है तो रेशियो मोल का भी रेशियो वही होगा, क्योंकि 1 में एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो, 3 में एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो तो एवोगाड्रो नंबर दोनों में कट जाएंगे। यानी कि इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि यदि 1 केला हो और 3 केला हो तो रेशियो क्या होगा? 1:3। 1 दर्जन केला हो और 3 दर्जन केला हो तो रेशियो क्या हो गया? 1 दर्जन 3 दर्जन, फिर से रेशियो आ गया 1:3। 1 मोल केला हो और 3 मोल केला हो तो रेशियो क्या हो गया? 1 मोल डिवाइडेड बाय 3 मोल, फिर से मोल मोल कट गया, रेशियो आया 1:3। तो नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो वही है जो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो है। तो ये एक्चुअली नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो आया, लेकिन हम यहां से कह सकते हैं कि यही नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो है, और यही तो हमें चाहिए था एम्पिरिकल फार्मूला में। एम्पिरिकल फार्मूला में क्या चाहिए था कि एटम्स जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में यदि रेशियो में है, सिंपल उतना बता दीजिए, वो उसका एम्पिरिकल फार्मूला बन गया। तो एम्पिरिकल फार्मूला यहां से कैसे लिख सकते हैं? कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 3 है, तो एम्पिरिकल फार्मूला हम लिख सकते हैं C1H3। इसी को हम लिख सकते हैं CH3। 1 हो सिंपली तो 1 लिखा नहीं जाता है। ठीक है। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या निकल करके आ गया? CH3, ऑप्शन नंबर C। ठीक है। कोई दिक्कत है यहां तक? ये था एम्पिरिकल फार्मूला की कहानी। एम्पिरिकल फार्मूला निकालते कैसे हैं, जरा एक बार फिर से इस चीज को ध्यान से देखो। एम्पिरिकल फार्मूला मैंने क्या समझाया कि एम्पिरिकल फार्मूला होता है कि एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में डिफरेंस, कि मॉलिक्यूल में जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स है ना, वो नंबर यदि रख दो तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाता है। और एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है कि एग्जैक्ट नंबर जो हैं उनको आप सिंप्लीफाई कर दो, एक सिंप्लीफाइड रेशियो में लेकर के चले आओ, यानी कि जो कट पीट सकता है तो उसे काट पीट कर छोटा कर दो, और उस रेशियो में यदि लिख दो फार्मूले को तो वो फार्मूला बन जाता है आपका एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है। और एम्पिरिकल फार्मूला हम निकालेंगे कैसे? कहीं पे भी क्वेश्चन में देखो परसेंटेज ऑफ मास दिया हुआ रहेगा, लेकिन हमें रेशियो मास का नहीं चाहिए होता है, रेशियो नंबर ऑफ एटम्स का, या फिर ऐसे कह लो कि मोल का रेशियो चाहिए होता है। तो मास दिया है, हम मोल कैसे निकालेंगे? तो मोल निकालेंगे मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो नंबर ऑफ मोल्स
कार्बन का आ गया, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन का आ गया। तो नंबर ऑफ मोल्स जब आ गए तो दोनों का रेशियो हमने निकाल लिया, और दोनों के रेशियो में जब हमने सजा दिया तो हमें एम्पिरिकल फार्मूला मिल गया। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूं, ठीक है, ताकि मैं चाहता हूं कि वो क्वेश्चन आप सोल्व करो। एक ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो लास्ट में 1 से 2 क्वेश्चन दूंगा, सिर्फ इतना ही, आधे घंटे का लेक्चर और लास्ट में 1 से 2 क्वेश्चन। बहुत मोटी मोटी किताबें सॉल्व करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, वो एक ब्लंडर होगा। मतलब ब्लंडर मतलब बहुत बड़ी मिस्टेक जो आप करोगे। कभी भी मोटी मोटी किताबों के चक्कर में मत पड़ो। बहुत सारे एक ही दिन में क्वेश्चन जो है ना, कि कोचिंग में कभी मैं भी जब पढ़ता था तो डेली प्रैक्टिस शीट के नाम पे 50-50 क्वेश्चन दे दिए जाते थे, अब उसे सॉल्व करो। उस चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो। वो करेगा क्या, आपके कॉन्फिडेंस को खत्म कर देगा, बर्बाद कर देगा। ठीक है ना। जितना पढ़ा उतना समझ जाओ, इतना ही काफी है एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। तो आपको करना सिर्फ इतना है कि मैंने जो समझाया वो तो समझा, नहीं यदि उसमें कुछ थोड़ी बहुत भी कसर बाकी रह गई हो तो एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूं। वो एग्जाम्पल सिंपली आप कोशिश करो 5 से 10 मिनट लगा करके सॉल्व करने की। जब उसे सॉल्व करोगे तो जो मैंने जो पढ़ाया हो आपको फिर से अच्छी तरीके से समझ लग जाएगा। और यदि समझ लग गया, बस इतना ही चाहिए था, आपका एग्जामिनेशन इजिली क्रैक हो जाएगा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है नहीं। क्यों, आपके पास लिमिटेड समय होता है और उन लिमिटेड समय में आपको खेलना भी है, दूसरे काम भी करने हैं। तो पढ़ाई जितना एकदम लिमिटेड करो, लेकिन जितना करो अच्छे से करो, समझ जाओ। ठीक है ना। एक क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग carbon, hydrogen and nitrogen gave the carbon, nitrogen, hydrogen and hydrogen gave the following results on analysis. Following results on एनालिसिस किया हमने, तो उस एनालिसिस में हमें रिजल्ट मिला। रिजल्ट क्या मिला, कार्बन जो है, कार्बन कितना है, कार्बन है 40%, हाइड्रोजन है 13.33%, कार्बन है 40%, हाइड्रोजन है 13.33% और नाइट्रोजन है आपका 46.67%। 46.67%। तब आपसे सवाल पूछा जा रहा है, द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। आपको कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला बताना है। ऑप्शन नंबर ए है C2H7N2, C2H7N2। ऑप्शन नंबर बी है CH5N, CH5N। ऑप्शन नंबर सी है CH4N, CH4N। और ऑप्शन नंबर डी है C2H7N, C2H7N। कोशिश करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। फिर से क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। एक कंपाउंड है कंटेनिंग कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, 3 चीजें हैं इसमें। कार्बन का आपको दे रखा है 40%, हाइड्रोजन का दे रखा है 13%, नाइट्रोजन का दे रखा है 46.67%। लेकिन ध्यान से इस बात को समझो कि ये परसेंटेज सिंपली लिख रखा है, इसका मतलब यह है कि ये मास परसेंट है। मास परसेंट को सबसे पहले आप मोल परसेंट में कन्वर्ट करो, और मोल परसेंट में कन्वर्ट करने के बाद, मोल में कन्वर्ट करने के बाद आप उसका सिंपल रेशियो
निकालो और सिंपल रेशियो में कार्बन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन को सजा दो, वो आपका एम्पिरिकल फार्मूला बन जाएगा। आज की क्लास में इतना ही। लेक्चर देखने के लिए आपका धन्यवाद। बाकी चीजें हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।